गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। प्रशासन का एक सिद्धांत है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जैसा कि इसके नाम से ही इसका अर्थ स्पष्ट होता है, केंद्रीकरण से तात्पर्य है कि जब निर्णय लेने की शक्तियां एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है, उसे केंद्रीकरण की व्यवस्था कहते हैं। और जब सत्ता या निर्णय लेने की शक्तियां, अधिकार विभिन्न स्तरों पर डिवाइड हो जाती है, तो उसे विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहते हैं। भारत का जो संविधान है, उसमें केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों का मिश्रण पाया जाता है। या यूं कहें कि भारत के संविधान में या भारतीय प्रशासन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सामंजस्यपूर्ण समन्वय पाया जाता है। यानी कि आवश्यकता के अनुरूप हम केंद्रीय हो जाते हैं और उसके विपरीत विकेंद्रीकरण। सिंपल अर्थ में संगठन में, अर्थात किसी भी संगठन में जब नीति निर्धारण या निर्णय लेने की शक्तियां एक स्थान पर या सर्वोच्च स्थान पर केंद्रित हो जाती है, तो उसे केंद्रीकरण कहते हैं। एक राइटर हैं प्रोफेसर एल.डी. वाइट, उनके शब्दों में प्रशासन के निम्न से उच्च तल की ओर, प्रशासन या संगठन के निम्न तल से उच्चतम की ओर प्रशासकीय सत्ता का हस्तांतरण केंद्रीकरण, और प्रशासन के उच्च तल से निम्न तल की ओर सत्ता का हस्तांतरण विकेंद्रीकरण व्यवस्था कहलाती है। इनके कुछ लाभ, गुण या दोष भी पाए जाते हैं। अर्थात प्रत्येक देश अपने प्रशासन को वहां की परिस्थिति के अनुरूप केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण में ढालता है। इसका प्रमुख लाभ है व्यक्तिगत नेतृत्व सुविधाजनक हो जाता है। जैसे भारत में कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो ये एक केंद्रीकरण की व्यवस्था है। दूसरा, क्रियाओं में एक रूपता। जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी नियम, योजना या कानून बनाए जाते हैं, उनमें एक रूपता पाई जाती है। पूरे राष्ट्र में एक रूपता देखने को मिलती है। नहीं तो विकेंद्रीकरण व्यवस्था में अलग अलग कानून होंगे, अलग अलग नीतियां, अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग प्लानिंग्स होंगे, और इस कारण से एक रूपता, भारत में विभिन्नता में एकता के दर्शन होते हैं। थर्ड है संकट के समय सुगमता। यानी कोई इमरजेंसी हो तो पूरे राष्ट्र में आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, आर्टिकल 356 के तहत बाह्य आक्रमण हो या आंतरिक अशांति हो या वित्तीय संकट हो, ऐसी अवस्था में पूरे देश में केंद्रीकरण की व्यवस्था लागू हो जाती है। सारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हो जाती है।
नेक्स्ट है एकीकरण को बढ़ावा। केंद्रीकरण व्यवस्था में एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। इसके कुछ दोष भी पाए जाते हैं। पहला दोष है अनावश्यक प्रक्रिया के कारण विलंब होना स्वाभाविक, क्योंकि कोई भी कार्य प्रशासनिक होगा तो वो टॉप लेवल से शिखर स्तर पर या सर्वोच्च स्तर पर उसका निर्णय लिया जाएगा और वहां तक पहुंचते पहुंचते प्लान को या विधि को बहुत विलंब हो जाता है या उसके क्रियान्वयन में बहुत समय लग जाता है। सेकंड, उच्चाधिकारियों के कार्यभार में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि और फलस्वरूप कार्यों में देरी स्वाभाविक हो जाती है। नेक्स्ट है युवा कार्मिकों में या अधिकारियों में स्फूर्ति, लगन और पहल की भावना स्ने स्ने कम होती चली जाती है, क्योंकि उनको निर्णय लेने की शक्तियां नहीं होती। निर्णय या पावर या अथॉरिटी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे अधिकारियों और राजनेताओं द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण के प्रभावीपन की कमी। सेंट्रलाइजेशन में क्योंकि पूरे राष्ट्र का नियंत्रण करना होता है कर्मचारियों का, अधिकारियों का, और ऐसी अवस्था में प्रशासन में नियंत्रण एवं कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। नेक्स्ट, सामान्य कार्मिकों में प्रेरणा एवं मनोबल का स्तर निम्न स्तर का पाया जाता है, क्योंकि सारी शक्तियां निर्णय उच्च अधिकारी लेते हैं। अतः निम्न कर्मचारियों और अधिकारियों में प्रेरणा एवं मनोबल का स्तर सने सने कम होता चला जाता है। लास्ट है शीर्ष प्रशासन और मध्य तथा निम्न स्तर के बीच संघर्ष का वातावरण बना रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है। सेंट्रलाइजेशन प्रशासन में क्योंकि सारी शक्तियां ऊपर के अधिकारियों के पास निहित होती है, सब निर्णय वो करते हैं। जैसे आर्मी में उच्च अधिकारी निर्णय लेते हैं, निम्न अधिकारियों को उनका आदेशों की पालना करनी पड़ती है और इस कारण से निम्न अधिकारियों में असंतोष की भावना का उदय हो जाता है और फलस्वरूप उच्च अधिकारियों और निम्न अधिकारियों में संघर्ष का वातावरण देखने को मिलता है। सेकंड है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण है सत्ता या शक्तियां या निर्णय लेने की अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में न होकर या सर्वोच्च स्तर पर न होकर विभिन्न स्तरों पर पाया जाता है। किसी भी संगठन में जब निर्णय लेने की शक्तियां एक स्थान के बजाय अनेक स्थानों पर निहित होती है, उस अवस्था को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण जैसे भारत में पंचायती राज है, भारत में नगरीय संस्थाएं हैं, ये विकेंद्रीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि एक गांव के सरपंच को भी निर्णय लेने का अधिकार है, उसकी शक्तियां हैं, उसके पास ऑथोरिटी है। इसके कुछ लाभ हैं। पहला, उच्चाधिकारियों के कार्यभार में कमी हो जाती है। जैसे गांव के कार्य गांव का सरपंच, प्रधान या जिले का जिला प्रमुख, पालिका अध्यक्ष, महापौर, विधायक, सांसद कर लेते। मंत्रियों को बड़े काम करने होते। सेकंड, युवाओं में प्रेरणाएं
एवं मनोबल के स्तर में वृद्धि होती है, क्योंकि युवाओं को मौका मिलता है कार्य करने का। थर्ड, शीघ्र निर्णय होते हैं, निर्णयों में देरी नहीं हो जाती, क्योंकि गांव की समस्या है या शहर की समस्या है, कोई भी नागरिक अपनी समस्या के समाधान के लिए वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि या प्रशासकीय अधिकारी से तुरंत संपर्क करके अपनी समस्याओं का निदान करता है। उसके लिए मुख्यमंत्री या मंत्री या सेक्रेटरी या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से मिलना बहुत ही मुश्किल कार्य है, जबकि उसके लिए एक ग्राम सेवक, सरपंच, पंच, महापौर, नगर पालिका चेयरमैन, पार्षद, डायरेक्टर, प्रधान, जिला प्रमुख, इनसे मिलकर वो अपनी समस्याओं का या प्रशासकीय गतिविधियों का अच्छे से संचालन करता है। लेकिन विकेंद्रीकरण के भी कुछ दोष पाए जाते हैं। पहला है, उचित समन्वय के अभाव में निर्णयों एवं कार्यविधियों में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। सेकंड, विशेषज्ञों एवं योग्य कार्मिकों की दोहरी व्यवस्था के कारण प्रशासकीय व्यय में वृद्धि हो जाती है। विशेषज्ञ एवं योग्य कार्मिकों की दोहरी व्यवस्था। नेक्स्ट, संकटकालीन स्थितियों के कारण या संकटकालीन स्थितियों में यह विकेंद्रीकरण व्यवस्था